नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार महादेव आईएएस एकेडमी में आज से हम लोग करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी दोनों के लिए एक करंट अफेयर्स जो कि है और कुछ स्टैटिक पोर्शन भी उसको भी हम लोग कवर करेंगे। करंट अफेयर्स आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। करंट अफेयर्स क्योंकि ये डे बाय डे चेंजिंग होता है। स्टैटिक पोर्शन जो होता है वो तो यानी कि बुक में भी मिल जाती है, भले ही उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन करंट अफेयर्स डे बाय डे चेंजिंग होती है। और करंट अफेयर्स आजकल का जो ट्रेंड रहता है पूछने का, वो बहुत ही कंसेप्चुअल हो गया है। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर पूछना हो तो वो एक कुछ यूनिक चीज़ पूछता है, कुछ यानी कि डिफरेंट चीज़ पूछता है और उसका भी कुछ चीज़ जिसका फ्यूचर में यूटिलिटी हो, वो सारी चीज़ पूछता है, जिसका फ्यूचर में यूज़ हो। वो नहीं, ये नहीं कि कोई चीज़ आज ट्रेंड यहाँ से यहाँ चली, तो वो भी करंट अफेयर्स है, या आज ट्रेंड में आग लग गई, कौन-सी ट्रेंड में आग, तो इस तरह का करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है। करंट अफेयर्स जो पूछा जाता है कि कौन-सा चीज़ कहाँ पे कुछ चीज़ यूनिक हुआ जिसका फ्यूचर में भी यूज़ हो सके, जिसका जो कि है फ्यूचर में कुछ यूटिलाइज़ेशन हो सके। चाहे भले ही वो लेट से आए इंडिया में, लेकिन उसका यूज़ फ्यूचर में है। तो हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे फॉर यूपीएससी आल्सो, ओके, फॉर यूपीएससी आल्सो। तो ये जितने भी करंट अफेयर्स है ये यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए, ये यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए। तो यूपीपीएससी के लिए तो हम लोग करंट अफेयर्स तीनों को कवर करेंगे। और इसमें जैसे मैंने पहले ही कहा कि कुछ स्टैटिक पोर्शन भी इसमें रहेंगे, कुछ स्टैटिक पोर्शन भी इसमें रहेंगे। स्टैटिक पोर्शन जैसे जिसका रिलेवेंट, मान लीजिए किसी भी, जैसे इलेक्शन आने वाला है तो इलेक्शन पे करंट अफेयर्स बहुत सारे आते हैं कि इलेक्शन कमीशन का किस तरह से चुनाव होता है, किस तरह से उनका रिमूवल होता है, तो उसको भी हम लोग जो कि है एक्सप्लेनेशन के साथ उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा करंट अफेयर्स जो कि है ये तीनों पे रहेगा। ये तीनों जो कि है, चूंकि ये तीनों मैंने इसलिए चूज किया है यूपीएससी का। और देखिए मेरा कोचिंग महादेव आईएएस एकेडमी है। महादेव आईएएस एकेडमी में यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी इन तीनों की जो कि है क्लासेस चलती है। इन तीनों की क्लासेस चलती है, तो और वो ऑफलाइन चलती है। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए मैंने सोचा है कि यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी के लिए हम लोग ऑनलाइन भी जो कि है, ताकि यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और इसका फायदा उठा सके। तो हम लोग देखते हैं कि करंट अफेयर्स यानी कि ये तीनों का रहेगा। ओके, तो करंट अफेयर्स हम लोगों का यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी के लिए रहेगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं और देखेंगे हम लोग। कोशिश हम लोगों की यही रहेगी कि जितना अधिक से अधिक कंसेप्चुअल वाला करंट अफेयर्स हो, जिसका फ्यूचर में भी रेफरेंस हो, उसको हम लोग कवर कर सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। नामदाफा टाइगर रिजर्व, नामदाफा टाइगर रिजर्व ये बहुत ही ज्यादा, सॉरी, नामदाफा टाइगर रिजर्व, ओके, नामदाफा टाइगर रिजर्व जो बहुत ज्यादा, जो भी चीज कुछ यूनिक चीज रहेगा हम लोग उसको देखते। नामदाफा टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, या फिर अरुणाचल प्रदेश, या फिर केरल, और या फिर जम्मू कश्मीर। तो हम लोगों का एक तरह का पैटर्न जो यूपीएससी और बीपीएससी, बीपीएससी भी हम लोगों ने इस बार देखा कि 69th बीपीएससी में कि किस तरह से वो भी यूपीएससी के पैटर्न में ढलते जा रहा है। यूपीपीसीएस तो ऑलरेडी ढल चुका है, तो इसी तरह यूपीएससी भी जो कि है, यूपीएससी बीपीएससी भी इस तरह के पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह के जो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कोई सारा टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों को जितने भी टाइगर रिजर्व रोज पढ़ते जा रहे हैं, 53, 54, 55 रोज पढ़ते, तो सारे को नहीं देखना है। लेकिन जो रिसेंटली न्यूज में है और जो इंपॉर्टेंट है
उसको हम लोगों को देख लेना है। उसको हम लोगों को देखना जरूरी है क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कुछ यूनिक चीज जो कि होता है, कुछ डिफरेंट चीज होता है, जिसमें कुछ चीज खास होती है, तो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खास करके ये तीनों में यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी। तो नामदाफा टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन, तो कौन सा? तो हम लोग जब लाइव आएंगे तो लाइव में भी आप जो कि है इसका आंसर दे सकते हैं। लाइव में आप आंसर देंगे तो यानी कि वो अच्छा रहेगा आपका जो कि है टेस्ट सीरीज का एम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि होता है एमसीक्यू का, आप उसका जो कि है प्रिपरेशन आपका होता रहेगा एक तरह का, क्योंकि हमने जो बनाया है पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बनाया है। पूरा जो कि है पूरा पिछले 10 सालों का एनालिसिस करके कि किस तरह से क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं या फिर स्टैटिक पोर्शन के पूछे जाते हैं, हमने उन सब का एनालिसिस करके पूरा अच्छे से एनालिसिस करके उस पैटर्न का एनालिसिस करके किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है उसका एनालिसिस करके हमने क्वेश्चन बनाया है। तो लाइव में आप लोग जो कि है कुछ भी सवाल हो लाइव में आप लोग भी पूछ सकते हैं, और ये लाइव ही चलेगी, लाइव डेली चलेगी या 10 से 11 बजे। तो 10 से 11 अगर टाइमिंग चेंज होती है तो मैं आपको एक दिन पहले उसको अनाउंस कर दिया करूंगा। तो 10 से 11 बजे चलेगी, आप लोग लाइव जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ताकि आप लोगों को एग्जाम में चुकी है आप लोग तैयारी किस लिए कर रहे हैं, एग्जाम के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और ये सारा पैटर्न एग्जाम के लिए है, सारा चीज जो मटेरियल बनाया गया है एग्जाम को पूरे ध्यान में रखते हुए, उसका पैटर्न पे ध्यान रखते हुए, उसका क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, उसका एग्जाम का पूछने का नेचर जो होता है, उसका तरीका जो होता है, उसको ध्यान में रख के बनाएंगे। तो लाइव में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसका आप ही लोगों को बेनिफिट होगा, बेनिफिट एग्जाम में होगा। प्लस आपकी जो कि है एग्जाम में किसी तरीके की कंफर्ट नहीं होगी कि नहीं हम इस पैटर्न पे तैयारी नहीं कर सके थे, हम जो कि है दूसरे पैटर्न पे तैयारी कर सके थे, या फिर किसी दूसरे कोचिंग में हमको इस तरह से कुछ होता है कि मिस कर जाता है, बताया नहीं गया था। तो हम लोग यहाँ पे वो सारी चीज को कवर करेंगे, और इसलिए लाइव जरूर आइए, और जितने भी डाउट हो तो उसको आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। ओके, तो नामदाफा टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पे है? ए ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, या फिर अरुणाचल प्रदेश, या फिर केरल, या फिर जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो कुछ भी होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। फिर अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वो जो कि है बहुत ही जो कि है इंडिया से बहुत ज्यादा दूर पे है, लेकिन बहुत ही ज्यादा वो जो कि है इन्वायरमेंट की दृष्टि से या फिर इंडिया का सिक्योरिटी पर्पस की दृष्टि से, तो ये सब की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर से जो कि है चाइना, आजकल जानते हैं कि चाइना भी इंडियन ओशन में जो कि है अपना पैर पसारते जा रहा है। तो हम लोगों को सिक्योरिटी की दृष्टि से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो आसियान के करीब भी है, आसियान के नेशन जो है उसके भी करीब भी है। तो अंडमान एंड निकोबार में कुछ भी चीज होता है तो उसको हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से देखना है, थोड़ा सा अच्छे से समझना है। दूसरा जो कि है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ चीज यूनिक होता है, या कुछ भी चीज होता है डिफरेंट होता है, जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस है, या जिसका इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, चाहे सिक्योरिटी की दृष्टि से या फिर जो कि है इन्वायरमेंट की दृष्टि से। तो हम लोगों को उस पर भी जो कि है बहुत अच्छे से वर्क करना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री करता है चाइना को, और चाइना जानते हैं कि हम लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन में कि कितना ज्यादा हॉस्टाइल नेशन है, कितना ज्यादा वो आक्रामक है। हम लोगों को हमेशा यानी कि इंडियन को चाइना से वार भी हो चुका है 1962 में, जिससे इंडिया बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है, और इसलिए चाइना से हम लोगों को बहुत ही अच्छे से जो कि है उसको चेक एंड बैलेंस करके उसको रखना है। तो ओके, जिसके कारण क्वाड बनाया गया है, क्वाड कंट्री, तो चेक एंड बैलेंस को थ्योरी को रख के, तो ये दोनों जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी चीज यहाँ पे होता है तो हम लोगों को उस पर बहुत ही अच्छी निगाह से देखना है। तो ये जो कि है नामदाफा टाइगर रिजर्व, तो हम लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में ये नहीं है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि केरल में भी ये नहीं है। अब अंडमान, अब दो दो क्वेश्चन जो कि होता है, दो क्वेश्चन आप अगर ऑप्शन देता है ए बी सी या डी, तो दो ऑप्शन को जो कि है आप यूपीएससी में भी बीपीएससी में भी, ठीक, तो
रिमूव कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन दो में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो दो में थोड़ा सा जो कि है अच्छा से सोच के समझ के निर्णय लेना है। ओके, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी 1/3 होता है। तो अब देखना है अंडमान, और दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा से देखना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो कि करेक्ट आंसर है बी, नामदाफा टाइगर रिजर्व जो कि है ये रिसेंटली इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। और नाम से भी पता चल रहा है कि नामदाफा टाइगर रिजर्व, यानी कि थोड़ा सा चाइनीज वाला टोन जो होता है वो आ रहा है, चाइनीज वाला थोड़ा सा फीलिंग जो होता है वो आ रहा है। तो इसलिए जो कि है, तो ये हम लोग करेक्ट, यानी कि एग्जाम में कुछ भी हो, एग्जाम में बहुत सारे चीज को सोच समझ के कोई भी स्टूडेंट जो कि है 45 से 50 क्वेश्चन से ज्यादा कोई भी स्टूडेंट हो प्रीलिम्स में जो कि है 45 से 50 क्वेश्चन वो जानता है, ठीक। लेकिन 55 क्वेश्चन को जानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा 50 को करेक्ट ही कर दे। बहुत उसमें जो कि है 4-5 गलत भी हो जाते। तो हम लोगों को मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, कोशिश करना है कि जरूर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे, 90 प्लस क्वेश्चन हम लोगों को कोशिश करना है अटेम्प्ट। तो कैसे करेंगे जब हमको आइडिया ही है 45 क्वेश्चन का, जब हमको आइडिया ही है 50 क्वेश्चन का, लेकिन हमको जाना है कहां पे, 90 प्लस पे। तो इसी तरह रिमूव करके कुछ चीज यूनिकनेस को सोच के, कुछ चीज डिफरेंट को सोच के, कुछ उसका इंपॉर्टेंस जैसे सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो गया, या फिर उसका इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट हो गया, या फिर और भी बहुत तरीके से इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इन सारे चीजों को खास करके सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट पे हम लोगों को ज्यादा वर्क करना है, इसलिए क्योंकि जो ट्रेंड रहा है यूपीएससी का इन सब पे ज्यादा वो, यानी कि करेक्ट होने की संभावना रहती है। तो वो हम लोग आने वाली क्लासों में भी देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोगों को जाना है 90 और यहाँ है 45 से 50 हमको आता है। तो इसी तरह इलिमिनेट कर करके हम लोग को जाना है। यहाँ पे जो हम लोग इलिमिनेट करेंगे, ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो इलिमिनेट, तो टोन भी यहाँ पे हम ये बोल रहे थे, टोन भी यहाँ पे आ रहा है नामदाफा, यानी कि थोड़ा सा चाइनीज का या फिर नॉर्थ ईस्ट का टोन आ रहा है। तो इससे हम लोग पता कर लेते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है। अंडमान एंड निकोबार थोड़ा सा और ज्यादा दूर हो जाता है, आसियान की तरफ चले जाता है, तो उधर नहीं जाना है। तो और ये दोनों तो इजीली हम लोग इलिमिनेट करते। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन को राइट कर देते हैं। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ओके, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया। ये अभी न्यूज में था कि कौन सा जो कि है वेटलैंड 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 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रामसार कन्वेंशन के अनुसार। तो जो कि है इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी कौन सा माना गया है, कौन सा गवर्नमेंट ने, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों इसको जो कि है हैंडल करते हैं, दोनों जो कि है आपस में डिस्कस करके इसको करते हैं। तो ये कौन सा जो कि है, ये फर्स्ट वेटलैंड सिटी जो कि है फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया को माना गया है। ओके, तो देखते हैं। ओके, फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया इज मसूलीपट्टनम। ओके, फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया मसूलीपट्टनम। ओके, मसूलीपट्टनम जो हम लोग का आंध्र प्रदेश में है। या फिर द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज चोजन द सिटी एज पर द रामसार कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, एज पर द रामसार कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज या आर इनकरेक्ट। अब यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट। देखिए 4-5 क्वेश्चन, करीब 5 क्वेश्चन जो कि है, अगर 100 क्वेश्चन रहता है, ओके, 100 क्वेश्चन रहता है, तो 100 क्वेश्चन में समझिए 5-6 क्वेश्चन जो कि है आपको बहुत ही बारीकी से देखना है। एक्चुअली क्या होता है, जब बीपीएससी का जब क्वेश्चन होता है तो उसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं, और यूपीएससी में भी जो कि है 100 क्वेश्चन रहते हैं, और दोनों का समय 2 ही घंटे होते हैं। तो जल्दी जल्दी में हम लोग करने के चक्कर में करेक्ट इनकरेक्ट देखना भूल जाते हैं, और करेक्ट इनकरेक्ट 5-6 क्वेश्चन रहते हैं। 5-6 क्वेश्चन आपका पूरा प्रीलिम्स डुबा सकता है, 5-6 क्वेश्चन पूरा प्रीलिम्स निकाल सकता है। 5-6 क्वेश्चन से ही डिसाइड होता है, ये नहीं होता है कि जो कि है हम कोई
20 नंबर पीछे है, कोई 40 नंबर आगे, वैसी बात नहीं होती है। बस 5-6 मतलब यानी कि 5 क्वेश्चन, 5 नंबर, 6 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर। थोड़ा सा ही इधर उधर होता है बाउंड्री लाइन के, कोई पार हो जाता है, कोई जो कि है रह जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट जो कि है क्या पूछ रहा है, इस पे भी हम लोगों को ध्यान देना है। इसलिए मैंने थोड़ा सा पैटर्न पे यानी कि तैयारी कराने का सोचा है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो कौन सा इनकरेक्ट है? ओके, तो हम लोग देखते हैं कि द इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चोजन द सिटी नेचुरली कोई भी सिटी चूज करेगा, जो भी रामसार का सिटी है, वेटलैंड सिटी, तो एज पर द रामसार कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंट, ये स्टेटमेंट हम लोगों को करेक्ट है, पूरा करेक्ट लग रहा है। इन्वायरमेंट और रामसार कन्वेंशन के अनुसार उसने चूज किया है। अब दूसरा जो पहला जो स्टेटमेंट, फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया इज मसूलीपट्टनम, ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट, लेकिन हम लोग अगर पढ़ेंगे तो जानेंगे नहीं, ये स्टेटमेंट जो कि है गलत है। पहला जो वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया है, ये है हमारा उदयपुर। ओके ओके, उदयपुर ये है। ओके, उदयपुर। तो उदयपुर जो कि है, जिसको कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स भी, उदयपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, ये भी पूछ सकता है सिटी ऑफ लेक्स कि किस, यानी कि उदयपुर को अगर एक और स्टेटमेंट अगर दिया जाता, वो भी दिया जाता है, तो उदयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स, राइट स्टेटमेंट है, उदयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स। लेकिन फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया जो है उदयपुर है, मसूलीपट्टनम नहीं है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और यहां पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट कौन होगा? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो हम लोग देखते हैं कि टू तो स्टेटमेंट सही है, वन जो कि है हमारा, वन जो कि है हमारा जो कि होता है ये गलत स्टेटमेंट, तो गलत पूछ रहा है, इसीलिए वन ओनली ही गलत है। ओके, और बाकी जो कि है टू तो सही ही है। ओके, तो बोथ वन एंड टू ये भी नहीं होगा, और नाइदर वन नॉर टू ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट हो गया राइट? यानी कि वन स्टेटमेंट, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और करेक्ट, नॉट करेक्ट, और बहुत सारे क्वेश्चन में नॉट भी लिखा रहता है, नॉट करेक्ट, यानी कि नॉट लेना है तो इनकरेक्ट लेना है, तो ध्यान देना है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेजेंट कंफ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। ओके, इजराइल और पैलेस्टीन, हम लोग जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन में कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके बारे में चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इजराइल और पैलेस्टीन में 1967 के बाद ये बहुत 67 के बाद ये जो कंफ्लिक्ट है वो ज्यादा मेजर है, और छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन 67 के बाद ये वाला जो कंफ्लिक्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीजों को देखना है कि इजराइल के जो कि है, इजराइल के समीप जो जितना कंट्री, इजराइल को सबसे पहले कौन कौन कंट्री बॉर्डर करता है वो देखना है। फिर हम लोग को देखना है कि गाजा स्ट्रिप से ही लॉन्च किया गया था कुछ मिसाइल, कुछ सोल्जर घुसे, तो गाजा स्ट्रिप को देखना है कि कौन कौन सा कंट्री वहां पे उसको सराउंड करता है। ओके, गाजा स्ट्रिप को देखना। फिर पैलेस्टीन, पैलेस्टीन जो कि है, तो पैलेस्टीन को भी हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोगों को अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज नहीं, यानी कि एक ज्योग्राफी का जो सिंपल नॉलेज है कि ज्योग्राफी का, इजराइल जो कि है, इजराइल हो गया, गाजा स्ट्रिप, पैलेस्टीन हो गया, पैलेस्टीन हो गया, फिर गाजा स्ट्रिप हो गया, तो गाजा स्ट्रिप हो गया। तो हम लोगों को जो कि है इन तीनों का थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन, और थोड़ा सा जो कि है इन तीनों का इंटरनेशनल यानी कि इंडिया का इंपॉर्टेंस, इन व्यू ऑफ द इंडिया। देखिए नहीं, कभी इंडिया जो कि इजराइल का सपोर्ट कर देता है, यानी कि चाहे भले ही स्पोकन में ही किया हो, रिटर्न में ना किया हो, तो और कभी पैलेस्टीन का सपोर्ट करता है, तो क्या ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसका इसीलिए नहीं कि वो लोग जो कि है कुछ भी होते हैं बोलते हैं, नहीं, उसके पीछे एक
लॉजिक होता है, उसके पीछे एक डीप थिंकिंग होता है कि हम लोगों को अब पहले आजादी के समय की बात कुछ और थी। आजादी के समय नेचुरली हम लोग फ्रीडम अटेंड किए तो हम लोग भी चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया कि हम लोग भी चाहते थे कि दूसरे देश के जो कि है दूसरे देश में फ्रीडम अटेंड करें। तो हम लोगों की उस समय की थिंकिंग कुछ और थी, आइडियलिज्म में हम लोग बिलीव करते हैं। लेकिन अब जो कि है प्रैक्टिकल हम लोग होना चाहते हैं। इंडिया इंडिया की बात करें, पर्सन की नहीं बात करें कि हम भी प्रैक्टिकल हो जाएं, आप भी प्रैक्टिकल हो जाए, नहीं, देश की पूरी बात करें। और देश को प्रैक्टिकल होना ही है, क्योंकि नहीं तो चाइना भी मिसाइल पावर है, पाकिस्तान हमारा मिसाइल पावर है, ये यानी कि दूसरों से डिफेंस के एज ए मेथड ऑफ डिफेंस हम लोगों को प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोग प्रैक्टिकल हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोगों को प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सस्टेन सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसी प्रैक्टिकल की वजह से हम लोगों ने यानी कि अग्नि मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स हम लोगों ने डेवलप किए, जबकि हम लोगों का पॉलिसी क्या है, नो फर्स्ट यूज। हम लोगों का क्लियर पॉलिसी है और हम लोगों ने क्लियर बोला भी है नो फर्स्ट यूज, लेकिन दूसरे कंट्री ने नहीं बोला है नो फर्स्ट यूज। फिर भी तो यानी कि अब हम लोगों की थिंकिंग बदल गई है। पहले की जब 1947 में जब यानी कि आजादी मिली थी, उस समय हम लोगों की थिंकिंग देश की कुछ और थे, आइडियलिज्म था। अब हम लोग रियलिज्म और प्रैक्टिकल में, जैसे दूसरे कंट्री, अमेरिका भी प्रैक्टिकल है, चाइना भी, यानी कि दूसरे कंट्री भी, पाकिस्तान भी, तो दूसरे कंट्री जिस तरह से, तो हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोगों को भी अगर देश को डेवलप करना है, देश को सरवाइव करना है, सिक्योरिटी की दृष्टि से भी देखते हैं सरवाइव करना है, ताकि दूसरे लोगों से इंडियन का जो कि डेवलपमेंट भी हो सके और उसका सिक्योरिटी भी बना रहे, तो हम लोगों की थिंकिंग बदलनी होगी समय के साथ, जो कि है थिंकिंग हम लोगों की बदलनी हो, और नहीं बदलेंगे तो फिर आइडियलिज्म में करते रहिए, आइडियलिज्म में फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, देश को सिक्योरिटी पर्पज से भी नुकसान होगा, डेवलपमेंट पर्पज से भी नुकसान होगा। तो इसराइल पैलेस्टीन, इसीलिए जो कि है इंडियन गवर्नमेंट कभी देखते नहीं इसराइल को सपोर्ट करते हैं, कभी पैलेस्टीन को कुछ यानी कि है उसमें बात कि किसको ले, किस में ज्यादा यानी कि जा रहा है, किसमें हमारा वेटेज जा रहा है, इसराइल में जा रहा है हम लोगों की थिंकिंग से जा रहा है, या फिर जो कि पैलेस्टीन में हम लोगों को ज्यादा यानी कि हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा जाने से। तो हम लोग देखते हैं कि तो इसलिए इसराइल, पैलेस्टीन और गाजा स्ट्रिप जो कि है, ये जो तीनों के अच्छे से ज्योग्राफिकल लोकेशन के, गाजा स्ट्रिप पे भी पूछ सकता है कि कौन कौन कंट्री जो कि है सराउंड कर रहा है गाजा स्ट्रिप को। फिर पैलेस्टीन से भी, पैलेस्टीन अभी जो कि है कौन कौन कंट्री उसको बॉर्डर कर रहा है। दूसरा इसराइल जो कि है, इसराइल को कौन कौन कंट्री बॉर्डर कर रहा है। और तीसरा जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसराइल से हम लोगों को कौन कौन से वेपन्स मिलते हैं, इन इसराइल से हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा है। ओके, सिक्योरिटी पर्पज से भी, क्योंकि हम लोग बहुत सारे वेपन जो कि है, एक वेपन यानी कि हम लोगों ने खरीदा था बराक 8, और भी जो कि है बहुत सारे वेपन्स जो कि है डिफेंस पर्पज में, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। और ये सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, सिक्योरिटी पर्पज में भी, क्योंकि इंडिया का 3 साइड हम लोग देखते हैं कि पानी है, 3 साइड ओशन है, और इंडिया में भी पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो लेकिन इसराइल जो कि है, इसराइल के पास ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी है, जिससे वो समुद्र के पानी को भी अच्छा करके यानी कि पीने योग्य अपने पूरे नियर बाय जो कि है अपने सिटी में देता है, सप्लाई करता है। तो इंडिया को भी जरूरत है, चाहे महाराष्ट्र को ले लीजिए, महाराष्ट्र में जो कि है बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत है, भले ही वहां जो कि समुद्र के किनारे है, क्यों, क्योंकि उसको यूटिलाइज करना हम लोग नहीं जानते, उस टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास नहीं, लेकिन इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है। तो हम लोगों को चाहिए, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचना है कि किसके तरफ जाने से हम लोगों को एज ए कंट्री जो कि है इंडिया को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में ही। भले फ्यूचर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी फ्यूचर 10 साल 12 साल नहीं होता है, इंटरनेशनल रिलेशन का फ्यूचर मतलब है 4 साल 5 साल। ओके, इससे ज्यादा लोग सोचता नहीं। तो हम लोगों को सोचना है कि किसके तरफ जाते हैं, तो इसराइल की तरफ, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इसराइल को सपोर्ट करते, क्यों, क्योंकि उसके पास डिफेंस की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिससे हम लोग चाइना को काउंटर कर सकते हैं, जिसको हम लोग पाकिस्तान को बैलेंस कर सकते हैं, जिसके हम लोग चाइना को बैलेंस कर सकते हैं। और फिर जो कि है हमारा और भी जो कि है यानी कि सोमालिया से वो सब जो कि है लुटेरे जो कि होते हैं सोमालिया के, तो वो सब को भी हम लोग चेक कर सकते हैं।
फिर जो कि है, लेकिन हम लोग का आइडियलिज्म भी यहाँ पे है कि इजराइल यानी कि आजादी के जब समय हुआ था, आजादी के समय हम लोगों ने पैलेस्टीन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, चाहे वो नन कॉपरेशन मूवमेंट ले लीजिए, नन कॉपरेशन मूवमेंट ले लीजिए जो गांधी जी ने लॉन्च किया था 1921 में। तो हम लोगों ने उसी समय से खलीफा हुआ करते थे, वो डिफरेंट स्टोरी है। तो हम लोगों का एक जो आइडियलिज्म, जो हम लोगों का फॉरेन पॉलिसी बना था, वो पैलेस्टीन के सपोर्ट में बना था। ओके, लेकिन चूंकि सिचुएशन चेंजेस है, नीड्स चेंजेस है, टाइम डिफरेंट है, तो हम लोगों की जरूरतें डिफरेंट है, तो हम लोग इसराइल को सपोर्ट करते हैं। अब दोनों में हम लोगों को बैलेंस करके चलना है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा बैलेंस करने के व्यू में है, और बैलेंस करना भी चाहिए, क्योंकि बैलेंस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरफ हम लोग आइडियलिज्म भी रखना चाहते हैं और एक तरफ हम लोग रियलिज्म भी रखना चाहते हैं, और प्रैक्टिकल नहीं, तो दोनों अगर नहीं रखेंगे, कोई सा भी एक अगर छूटेगा तो फिर हम ही लोग को दिखे। अगर आइडियलिज्म ही पूरा बन जाएंगे फिर भी नुकसान है, रियलिज्म प्रैक्टिकल अगर बन जाएंगे तो भी हमारा नुकसान है, मोरल नुकसान है। तो दोनों को हमको बैलेंस करना है। ओके, तो अब देखते हैं ये, अब देखते हैं हम लोग। ओके, ओके, अब देखते हैं हम लोग हमास। हमास लॉन्च एटलीस्ट 2500, ओके, 2500 रॉकेट फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप अगेंस्ट इसराइल। ओके, द मेन पॉइंट यहां है, द मेन पॉइंट यहां है 2500। ओके, while some 5000 Palestinian, okay, 5,000 Palestinian militants breached the Gaza-Israel barrier and attacked civilian communities and IDF, Israel Defense Forces, military bases near the Gaza Strip. Okay, अब दूसरा स्टेटमेंट जो कि है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? टुगेदर द गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक मेक अप द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। ओके, तो विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे करेक्ट पूछा है। ओके, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो हम लोग जानते हैं कि देखिए ये तो राइट है, ठीक ना, टुगेदर द गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक मेक अप द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, दो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। अब पहला स्टेटमेंट में चूंकि हम लोग थोड़ा सा, जब भी नंबर नंबर से यूपीएससी बहुत खेल कर देता है। ओके, जहां भी आप यूपीएससी में देखेंगे नंबर 10,000, 20,000, 5,000, 3,000, कुछ भी रहे, 2,000, तो थोड़ा सा वहां पे कॉशियस होना है। नंबर में वो जो कि होता है नंबर को चेंज कर देता है, या फिर नंबर को जो कि होता है अगर दो नंबर है तो वो ऊपर नीचे करके वेरी कर देता है, यानी कि ऊपर का सब सही कर, नीचे का सही कर देता है, ऊपर को गलत कर देता है, या ऊपर को सही नीचे को गलत कर, यानी कि नंबर जहां भी देखिएगा थोड़ा सा यानी कि अच्छा से सोचने की जरूरत है। ओके, तो यहां देखते हैं कि कह रहा है कि एटलीस्ट 2500 रॉकेट्स फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। तो हम लोग जानते नहीं, वो 5000 रॉकेट्स यहां से दागे गए थे। ओके, 5000 रॉकेट्स यहां से दागे गए थे। ओके, एटलीस्ट 500 रॉकेट्स गाजा स्ट्रिप से इसराइल में छोड़े गए थे, और 5,000 पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ब्रीच द गाजा इजराइल बैरियर, नहीं 2500। ओके, तो यहां पे जो कि है 2500, तो ये दोनों स्टेट यानी कि नंबर जो कि है नंबर को चेंज करता है, खास करके यूपीएससी का जो यानी कि एक तरह का आप समझ लीजिए ट्रेंड ही, क्योंकि अगर आप नंबर देखिएगा तो 10 में 6 जो कि है, जहां पे दिखेगा 10 क्वेश्चन लीजिएगा और 6 लीजिएगा, तो वो नंबर को वेरी करके वो खेल करता है। ओके, नंबर पे वो खेल करता है। तो यहाँ पे 5000 नहीं, ये है कि 5000 रॉकेट्स दागे गए थे, ओके, इजराइल पे, और जो कि है 2500 पैलेस्टीनियन मिलिटेंट बेस्ड है। तो यही था, यानी कि इमीडिएट जो अभी जो कंफ्लिक्ट चल रहा है उसका इमीडिएट कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट जो कि है, अभी इमीडिएट कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट क्या है? तो ये 5000 रॉकेट दागे गए थे और यानी कि 2500 पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ब्रीच कर गए थे। तो ये एक इमीडिएट कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। ओके, तो विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट अब करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट कौन है? हम लोग देख रहे हैं दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दो स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जो कि है टू स्टेटमेंट करेक्ट है, और वन स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं कि नहीं है करेक्ट, क्योंकि नंबर चेंज हो रहा है। तो वन स्टेटमेंट नहीं है करेक्ट, तो वन स्टेटमेंट नहीं है करेक्ट, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो गया हम लोगों का बी। बी इस तरह से आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। फिर से पैलेस्टीन, ओके, क्योंकि ये पैलेस्टीन इसलिए ज्यादा क्योंकि अभी कंफ्लिक्ट में चल रहा है और बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। अभी जो वॉर चल रहा है, कितने लोगों ने एक हॉस्पिटल पे, पता नहीं, चाहे इजराइल का रॉकेट हो चाहे पैलेस्टीन का जो कि है हमास का ही रॉकेट हो, उन्होंने हॉस्पिटल उड़ा दिया। यहाँ हॉस्पिटल देखिए, जब वार होता है ना, जब वार होता है तो सेना के बीच होनी चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा अंधा हो जाता है लोग कि, और पॉलिटिक्स में कुछ अपने भी नुकसान कर लेते हैं ताकि दूसरों से सिंपैथाइज पाने के लिए। जैसे जो कि है, अगर मान लीजिए पैलेस्टीन ने खुद, यानी कि पैलेस्टीन ने, हमास ने, ताकि जो कि है इंटरनेशनल जो कि है वर्ल्ड का जो कि है इंपॉर्टेंस की इजराइल हम लोगों पे इतना ज्यादा जुल्म कर रहा है, तो इसके रिस्पॉन्स में हम लोग जो कि है इजराइल पे अटैक किए थे। तो ये भी हो सकता है, या फिर अगर गलती से जो कि है इजराइल पैलेस्टीन में कंफ्लिक्ट है, तो गलती से जो कि है इजराइल ने रॉकेट डाला और बाय चांस जो कि है वो हॉस्पिटल पे ही गिर गया, क्योंकि रॉकेट है, अब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कभी कभी फेल भी हो जाता है, इस डायरेक्शन में किया इस डायरेक्शन चले जाता है, तो वो सब भी हो सकता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि 500 जो मरा, तो ये सबको इसलिए जो कि है, ये इसलिए जो कि है क्या नाम है, यूएस के प्रेसिडेंट ने विजिट किया, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के विजिट किए इसराइल, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी सेंसिटिव इशू है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, क्योंकि एग्जाम में खास करके वही जो हम लोग 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी एंड यूपीपीएससी, ओके, तो 3 एग्जाम में इसके आने की संभावना, और एक ना एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये लाइमलाइट में है। ओके, तो हमास सीजे सिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग द गाजा स्ट्रिप ऑफ द पैलेस्टीनियन टेरिटरी, ये हमास के बारे में, हमास जिसने यानी कि स्टार्ट किया था कंफ्लिक्ट, इमीडिएट कंफ्लिक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, द गाजा स्ट्रिप इज ए पैलेस्टीनियन एक्सक्लेव ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। ओके, गाजा स्ट्रिप का हमने बोला कि गाजा स्ट्रिप का यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन, और सिर्फ गाजा स्ट्रिप का नहीं, और सिर्फ गाजा स्ट्रिप का ही नहीं, हमको इसराइल का भी और पूरा पैलेस्टीन का ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो कि ज्योग्राफिकल मैप जो कि है, मैप से भी वो पूछ सकता है ना कि कौन सा बॉर्डर यानी कि सराउंड करता है इसराइल को, या फिर गाजा स्ट्रिप को, या फिर पैलेस्टीन को। तो हम लोगों को देखना है कि गाजा स्ट्रिप को जो कि है, तो गाजा स्ट्रिप इज पैलेस्टीनियन एक्सक्लेव ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। या थर्ड स्टेटमेंट है, द गाजा स्ट्रिप इज बॉर्डर्ड बाय इजिप्ट ऑन द साउथ वेस्ट एंड इसराइल ऑन द ईस्ट एंड नॉर्थ। अब पूछ रहा है यहाँ पे करेक्ट, ओके, पूछ रहा है करेक्ट, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमको पता है कि हमास जो कि है, हमास सिया इस्लामिस्ट नहीं है, हमास सिया इस्लामिस्ट नहीं है, हमास सुन्नी है। ये जो इस्लाम का जो मेन डिवीजन हुआ था दो में, तो सिया या फिर सुन्नी, ओके, तो हमास जो कि है, हमास जो कि पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इजराइल लोग टेररिस्ट भी बोलते हैं, और उनका कहना है कि इसराइल हमास को हम लोग पूर्ण रूप से खत्म करेंगे। तो ये जो कि है सिया नहीं, ये सुन्नी है, ओके, तो सुन्नी को फॉलो करता है, सुन्नी को, तो सुन्नी है। दूसरा देखते हैं गाजा स्ट्रिप, तो ये स्टेटमेंट जो कि है हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं, गाजा स्ट्रिप इज ए पैलेस्टीनियन एक्सक्लेव ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो हम लोग देखते हैं नहीं, गाजा स्ट्रिप को मैंने बोला कि अभी जो कि है उसका जो सराउंडिंग जो की है, उसको हम लोगों को देख लेना कि कौन कौन सा सी उसको सराउंड करता है, कौन कौन सा कंट्री उसको सराउंड करता है। तो हम लोग देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट नहीं, मेडिटेरेनियन सी का हम लोग देखें तो उसके ईस्टर्न तरफ है ये, नॉट वेस्टर्न बट ईस्टर्न, ओके, तो ईस्टर्न की तरफ है ये। तो गाजा स्ट्रिप का बॉर्डर जो कि है वो मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न में है ये। तो ये स्टेटमेंट भी जो कि हो रॉन्ग हो गया। पहला स्टेटमेंट जो कि है सिया नहीं, ये सुन्नी है हमास, और दूसरा गाजा स्ट्रिप वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी नहीं, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी में ये है। और तीसरा क्या कहता है, गाजा स्ट्रिप इज बॉर्डर्ड बाय इजिप्ट ऑन द साउथ वेस्ट एंड इजराइल ऑन द ईस्ट एंड नॉर्थ।
तो ये स्टेटमेंट अगर हम लोग बॉर्डर चेक करते हैं उसका सराउंडिंग, तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो आंसर देखते हैं क्या क्या है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से पता चले। तो जो कि है ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब 1 and 2, ओके, 1 and 2 ओनली, तो 1 and 2 तो रॉन्ग हो गया। 2 and 3, तो इसमें दो भी है ना, दो भी है ना, तो दो रॉन्ग है, तो ये भी नहीं होगा। अब सी, थ्री, थ्री स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे राइट है, हमको पता है। 1 and 3, 1 and 3 भी नहीं होगा क्योंकि 1 हमारा रॉन्ग है। तो इसलिए जो कि है आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सिर्फ 3, सिर्फ 3 हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है। थोड़ा सा इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे, पैलेस्टीन पे, इजराइल पे और कंफ्लिक्ट पे जो कि है हमास पे, इन तीनों पे हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और डीप नॉलेज उसका हर तरफ से, चाहे ज्योग्राफी के माध्यम से हो, चाहे इजराइल से हम लोगों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से हो, या फिर इजराइल से हम लोगों को सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस से हो, या फिर कंट्री का जो कि कंट्री में भी देखते हैं ना बहुत सारे जो कि है हमारे पॉलिटिकल लीडर जो कि है जो इस्लामिक को फॉलो करते हैं, वो लोग और ज्यादा यानी कि पैलेस्टीन 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 को, जबकि इंडिया है, अरे गवर्नमेंट को डिसाइड करने दीजिए, गवर्नमेंट को डिसाइड कर, आपस में इस तरह कोई पैलेस्टीन करेगा कोई इजराइल करेगा तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरे समुदाय से लड़ाई होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को डिसाइड करने दीजिए, और आप जो कि है अपना व्यू जो कि है एक पेपर के माध्यम से रखिए, यानी कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आप रख सकते हैं। यानी कि ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया में है, इंडिया के पर्पज से आप देखिए कि कौन सा इंडिया को जो कि है यानी कि जिससे बेनिफिट हो रहा है, इजराइल से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, पैलेस्टीन से हो रहा है, या फिर किससे और ज्यादा बेनिफिट। कुल मिला के ज्यादा हाइपर होने की दूसरे लोगों को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट है, इसके बारे में गवर्नमेंट अच्छे से डिसाइड करेगी कि कौन सा चीज जो कि है इंडिया के नजर से और कितना जो कि है वो अच्छा है। और हम लोगों को अगर व्यू देना है किसी को ने, तो उसको एक बैलेंस वे में देना है, यानी कि एक चेक वे में देना है, ताकि वो कंफ्लिक्ट ना हो, हमारा सोसाइटी का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको यानी कि बरकरार रखे। ओके, तो ये हम लोगों को देखना है, ये सबको हम लोग फ्यूचर में भी देखेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीट वेव इन इंडिया। हम लोगों को पता है खास करके दिल्ली में जो कि है हम लोगों का जो कोचिंग है महादेव आईएएस एकेडमी, ये दिल्ली में ही है, और ये दिल्ली में मुखर्जी नगर में ही है। तो दिल्ली में भयंकर गर्मी आती है, भयंकर गर्मी आती है दिल्ली में। और आजकल जो कि है ग्लोबल वार्मिंग होने लगा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो कि है हीट वेव और भी ज्यादा बढ़ने लगी है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। यानी कि हीट वेव जो कि है बहुत ज्यादा जगह, यानी कि जहां नहीं भी होना चाहिए वहां भी अब हीट वेव देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही। तो हीट वेव जो कि है हीट वेव भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से ये बहुत ज्यादा, और इससे बहुत को जाने भी जाती है, बहुत सारे जो कि है एनिमल की भी जाने जाती है। तो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं हीट वेव के कारण। तो और ग्लोबल वार्मिंग से ये बहुत ज्यादा फैलते जा रहा है। तो हीट वेव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, यानी कि हीट वेव भी। ओके, और हम लोग तो बोले ही कि जितना भी हम लोग कराएंगे यानी कि करंट अफेयर, ये यानी कि कंसेप्चुअल रहेगा, और जिसकी संभावना एग्जाम में आने की डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए, किसी भी तरीके से वो लिंक जो कि है जरूर रहेगा। क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल चीज जो कि है जिसका फ्यूचर में भी कुछ यूज है, चाहे वो किसी भी तरीके से निगेटिव वे में, यानी कि वो जैसे हीट वेव है, या पॉजिटिव वे में किसी का यानी कि बेनिफिट हो, तो वो इंपॉर्टेंट है, उस सारे चीजों को अच्छे से देखेंगे। तो हीट वेव इन इंडिया, ओके, severe heat wave is considered when the temperature departs from the normal is greater than 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब 8 डिग्री सेंटीग्रेड से यानी कि कह रहा है कि सीवियर हीट वेव। ओके, सीवियर हीट वेव, सीवियर हीट वेव जो कि है 8, जो नॉर्मल जो कि है, जो हीट वेव का मापदंड गवर्नमेंट ने बहुत, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, आईएमडी ने या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, उससे जो कि सीवियर हीट वेव, जो एक हीट वेव होता है और सीवियर फॉर्म जो कि है, उससे अगर नॉर्मल से अगर 8 डिग्री हो ज्यादा जाता है तो उसको कहा जाता है। ओके, देखते हैं क्या है।
Heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees centigrade or more for plains and at least 30 degrees centigrade or more for the hilly region. Okay, यहाँ पे जो कि है 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्लेन्स एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर फॉर द हिली रीजन। तो यहां पे जो पूछा गया है करेक्ट, अब देखना है कि करेक्ट कौन सा पूछा है, करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट हम लोगों को पता चलता है कि देखिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो हीट वेव का जो गवर्नमेंट ने यानी कि जो कहा कि हीट वेव इतना पे कंसीडर किया जाएगा वो है वही, हीट वेव इज कंसीडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर फॉर प्लेन्स एंड एटलीस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर फॉर हिली रीजन। ये स्टेटमेंट हम लोगों को पता चलता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जो कि है दूसरा पहला स्टेटमेंट देखते हैं। सीवियर हीट वेव इज कंसीडर्ड व्हेन द टेम्परेचर डिपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल इज ग्रेटर देन 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है और यहां पे जो कि है हम लोगों को पता है नहीं, अगर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है तो वो जो कि है नॉर्मल से नॉर्मल, हम ये जो कि है नॉर्मल है 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्लेन्स एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हिली रीजन। ओके, तो ये नॉर्मल है और अगर इससे 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा जाती है तब जाके होता है वो हम लोगों का सीवियर हीट वेव हो जाता है। तो हम लोगों का सीवियर हो जाता है, तो सीवियर हो जाता है। तो सीवियर में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट जो कि है हमारा हो जाता है, करेक्ट जो कि है यानी कि सीवियर हीट वेव, तो करेक्ट ओनली, तो वन तो रॉन्ग हो गया क्योंकि नॉट ग्रेटर यानी कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जो कि है करेक्ट कौन सा हो जाता है हमारा, सिर्फ दो स्टेटमेंट, तो सिर्फ दो स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी हम लोगों का राइट हो जाता है, ऑप्शन बी हम लोगों का राइट हो जाता है। और बाकी जो कि है वन ओनली तो रॉन्ग हो गया, बोथ 1 एंड 2, तो हम लोग को पता है कि 2 राइट है 1 रॉन्ग है, तो ये भी नहीं होगा, नाइदर 1 नॉर 2, ये भी नहीं होगा। ओके, एक मिनट। तो ये हम लोगों को देखना है। ओके, फिर जो कि है आगे से हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे और भी ज्यादा क्वेश्चन जो कि है अगले क्लास से लाइव जो होगा आज, यानी कि कुछ यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज लाइव नहीं हो पाया, तो आज रिकॉर्डेड हो पाई। तो अगले क्लास से जो कि है किसी भी तरीके का हम लोग जो कि है पूरा एक्सप्लेनेशन जो कि है मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसीलिए लाइव में आ रहा हूं। लाइव आने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को जो भी डाउट है, जिस तरीके की डाउट है, आप लोग उसको पूछें और पूछें ताकि आप उसको बेनिफिट यानी कि सॉल्यूशन हो सके। ओके, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं और यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी के लिए हम लोग जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं और इसमें जो कि हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हम लोगों को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हम लोगों को उसका सॉल्यूशन निकालना है। ओके, हम लोगों को 50 क्वेश्चन से जो जानते हैं हम लोगों को जाना है 90 क्वेश्चन से, 90 प्लस क्वेश्चन पे हम लोगों को अटेम्प्ट, तो इन सब का सॉल्यूशन हम लोग यहीं पे देख लेंगे। ओके, कि किस तरह से हम लोगों को जाना है, कोशिश करेंगे देखने का। और बाकी हम लोग जो भी है क्लास में जो कि स्टैटिक पोर्शन जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया और इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, तो इन सारे के जो कि है जो क्लास में कुछ नेचुरली है कि 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की करंट अफेयर्स, तो इसमें सारी चीजें अगर नहीं हो पाती है तो कुछ चीजें हम लोग क्लास में भी करेंगे। ओके, और यहां भी कुछ चीजें करेंगे, दोनों को हम लोग बैलेंस करें। तो हम लोगों का मोटिव यही है कि 50 से हम लोगों को जाना है, 50 से हम लोगों को जाना है 90 पे, ताकि हम लोगों को प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर आ सके। और 50 ही जानते हैं लेकिन 90 पे जाना है ताकि प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर आ सके, प्रीलिम्स हम लोग अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सके। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग सारे चीज को नेक्स्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस।